हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास में हम लोगों ने सिक्कों के बारे में कुछ कुछ चीज़ों को पढ़ा था। जैसे सिक्के प्राचीन समय में किससे निर्मित होते थे, कि क्या क्या साधन उपलब्ध थे। ठीक है, और किस प्रकार का सिक्का सबसे प्राचीन था या किसके द्वारा चलाया गया, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कुषाण शासक ने सर्वाधिक सोने के सिक्के का प्रचलन किया। सर्वाधिक यानी कि ज्यादातर सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाण ने। लेकिन कुषाण के साथ साथ एक शासक और था। कौन? गुप्त वंश। इन गुप्त वंशों के द्वारा भी बहुत सारे सिक्के सोने के चलाए गए। लेकिन दोनों में एक फर्क है कि इनमें पूर्ण शुद्ध सोना था। पूर्ण शुद्ध सोना। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इनमें क्या था? मिलावट। पूर्ण सोने का सिक्का नहीं था। ठीक है, तो जब कभी आपको प्रश्न किया जाए कि सर्वाधिक पूर्ण शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया या किस वंश ने, तो कुषाण शासकों ने जारी किया। लेकिन सर्वाधिक अशुद्ध सोने का सिक्का कैसा? अशुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया? तो वहां किसका नाम आएगा? गुप्त वंश। क्योंकि गुप्त वंशों के पास उतने सोने पर्याप्त मात्रा में नहीं थे कि यह पूर्ण सोने का सिक्का सर्वाधिक मात्रा में कितना, जितना कुषाणों ने चलाया। लेकिन क्या हुआ कि कहते हैं ना कि पटीदारी, एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, गांव में आजकल बहुत ज्यादा चलता है पटीदारी। ठीक है, जैसे मान लिया गांव में कोई महिला है, ठीक है, या गांव में आप लोग भी सुनते होंगे कि आजकल बातें होती रहती है कि भाई क्या है, हमारा लड़कवा तो 40,000 कमात बा, 50,000 कमात बा, 60,000 कमात बा, तो हाल लड़कवा का करते बा। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? सही है ना? तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि भाई इतना पैसा कमा रहा है, पटीदारी। तो ये नहीं देखा इन्होंने कि इसने पूर्ण शुद्ध सोने का सिक्का चलाया। ये क्या कर दिया, कहे हम ज्यादा चलाए भले ससुरा गन्नौरे हो, तो उसे क्या मतलब है। तो इन्होंने क्या किया, कहा हम अशुद्ध सोने का सिक्का चला देंगे, क्या दिक्कत है तो सोने का ही, नमवा होगा ना, सोने का है बस। आजकल क्या है, लोग गहना बनवाते हैं, सोने का पानी चढ़वा लेंगे, कौन देखने जा रहा अंदरवा कि सोना है कि तांबा है ना। इन्हीं कुषाण शासकों के ही समय में जो सांचे होते हैं, सांचे, अब ये सांचे कैसे थे? जिनसे सिक्का निर्मित किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सिक्का बनाने वाला सांचा, इन्हीं कुषाणों के ही समय का सबसे ज्यादा पाया गया है। क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा कि सर्वाधिक पूर्ण सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो कुषाणों ने। तो भाई अगर सर्वाधिक सोने के सिक्के बात है तो बताओ, मान लो कि खर्चा अथाह है, तो उत्पादन भी तो उस तरीके से ही होना चाहिए। तो सिक्का बनाने के लिए फैक्ट्री ज्यादातर लगेगी कि भाई ज्यादा से ज्यादा हो, कितना भी हो। तो जितने सिक्के के सांचे थे वो टेराकोटा अर्थात मिट्टी के बने हुए थे। किसके? मिट्टी के बने थे, मिट्टी के। इनको संग्रहालय में भी रखा गया, संग्रहालय। ठीक है, और संग्रहालय एक जगह नहीं, कई जगह रखा गया। जैसे
दिल्ली, दिल्ली, लखनऊ, दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता, कोलकाता, जयपुर, जयपुर, मुंबई, मुंबई, चेन्नई, चेन्नई। तो बहुत जगह संग्रहालयों में इनको एकत्रित किया गया। क्या किया गया? इनको एकत्रित किया गया। ठीक है। तो इसी के ही आधार पर पता चलता है कि कुषाण शासकों ने सबसे ज्यादा और शुद्धतम सोने का सिक्का जारी किया। ठीक है। तो ये हमारा पहला साक्ष्य था जो कि पूर्ण रूपेण से यह प्राचीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है, उनके शासकों के बारे में, या यह किस काल में चलाया गया इसके बारे में। अब दूसरा हम देखते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं, आगे चलते हैं इसके। और वह है अभिलेख, या इसी को हम पुरालेख भी कहते हैं। पुरालेख, या इसी को ही एपी शास्त्र कहते हैं। एपी शास्त्र। और यही इसी एपी शास्त्र के अंतर्गत ही हम इसका क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो अभिलेखों के अध्ययन को ठीक है, पुरालेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरालेख। इसी पुरालेख द्वारा ही अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। ठीक है। पुरालिपि शास्त्र, पुरालिपि शास्त्र, पुरालिपि शास्त्र। ठीक है। यह जैसे क्या हुआ, जब मान लो अभिलेख लिखा गया तो उस पर कोई सन उत्कीर्ण होगा, सन। ठीक है। जैसे आज के समय में सन क्या है? 2024। ठीक है। सन उत्कीर्ण होगा। तो जो सन का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत, उसे क्या कहते हैं? पुरालिपि शास्त्र। अर्थात इसी के ही द्वारा प्राचीन तिथि का अध्ययन, प्राचीन तिथि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। वर्तमान में यानी कि तत्कालिक समय में सबसे ज्यादा मैसूर में ही, कहा? मैसूर में जो पुरालेख शास्त्री थे, पुरालेख शास्त्री यानी अभिलेखों का अध्ययन करने वाला, क्या कहते हैं उसे? पुरालेख शास्त्री। ठीक है। तो पुरालेख के अंतर्गत अभिलेख का अध्ययन करते हैं, और अभिलेख का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं हम? पुरालेख शास्त्री। ठीक है। इन्हीं पुरालेख शास्त्री के म्यूजियम में, पुरालेख शास्त्री के म्यूजियम में, ठीक है, मैसूर में ही सबसे ज्यादा अभिलेख रखा गया है। ठीक है। और वर्तमान में वहीं पे ही है। कहाँ? वर्तमान में भी। ठीक है। अभिलेख सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। ठीक है। तो सबसे ज्यादा अभिलेख कहाँ है? मैसूर में पुरालेख शास्त्री के प्रयोगशाला में। ठीक है। तो यह अभिलेख क्या है? जैसे
कि अभी हमने कहा कि आज के समय में लोग किसका सहारा लेते हैं, बैनर का। बैनर बैनर बड़ा बड़ा बनवा देंगे, कहीं इस चौराहे पर लगवा दिए, कहीं उस चौराहे पर लगवा दिए, कहीं बीच मार्केट में ही लगवा करके चले गए। तो उससे क्या होता है, एक प्रचार का साधन है यार, प्रचार का साधन। तो जैसे लोगों को पता चलता है क्या, अरे भाई ये नेता है, इनको वोट देना है, अब की बार इन्हें टिकट मिला है या ये लड़ेंगे, तो ये सारी चीजें उसी बैनर से ही तो पता चलता है। तो उस समय तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है सम्राट अशोक के शिलालेख। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे अगर बेहतर साक्ष्य की अगर हम बात करें, यानी कि प्रामाणिक या विश्वसनीय, ठीक है, प्रामाणिक या विश्वसनीय, तो इसे हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा ज्यादा प्रामाणिक या हम कहें विश्वसनीय, ठीक है, विश्वसनीय बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां पक्षपात भी नहीं करता, तो हम कह सकते हैं कि क्या, कम पक्षपाती। भाई जो लिखा है सामने है, जो लिखा है सामने है। आजकल क्या है, जब कहीं कोई चीज दिक्कत होती है या कोई पर्चा पढ़ना हुआ तो कहते हैं इनके राइटिंग मैच करवा लो। राइटिंग मैच जानते होंगे सभी, राइटिंग मैच करवा लो, भाई पता चल जाएगा कि इन्होंने लिखा किसी ने दूसरे। तो ये क्या करते हैं, तो यही क्या है, इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा प्रामाणिक या हम कहें कि सबसे विश्वसनीय या कम पक्षपाती इसे ही माना जाता है, जिसमें सम्राट अशोक के शिलालेख को ही कहा गया कि यह सबसे पुरातन भी है और सबसे प्राचीन है और सभी राजाओं के बारे में जानकारी भी देता है। तो ये बेहतर होगा, जाहिर सी बात है बेहतर होगा। ठीक है, तो जो अशोक के शिलालेख थे, अशोक के शिलालेख, ठीक है, उन्हें ही सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है। लेकिन यह शिलालेख का आइडिया इनका नहीं था पूरी तरह से, ये इन्होंने यूनानियों द्वारा लिया था। किसके द्वारा? यूनानियों द्वारा। फिर इन्होंने इसको उत्कीर्ण करवाया, यानी कि लिखवाया सबसे बेहतर तरीके से और सबसे प्राचीन, और अगर कहा जाए कि साक्ष्यपूर्ण। ठीक है, तो सबसे प्राचीन में है प्रकृति भाषा, प्रकृति भाषा प्रकृति भाषा एवं ब्रह्मी लिपि, ब्रह्मी लिपि, ये सबसे प्राचीन है। ब्रह्मी लिपि होता है, ऐसे नहीं, ये ब्रह्मी लिपि, प्रकृति भाषा, ब्रह्मी लिपि, ये सबसे प्राचीन है उसमें। क्योंकि प्रकृति भाषा में ही तत्काल में कौन सबसे ज्यादा? जैन धर्म सबसे प्राचीन है, तो जैन धर्म ही बेहतर था, जैन धर्म ही सबसे बेहतर था। तो जैन के जितने भी आप ग्रंथ देखेंगे वो कहाँ से? पाली भाषा में, प्रकृति भाषा में ऐसे ही मिलेंगे। उस टाइम के जितने भी ग्रंथ हैं सारे के सारे कैसे मिलेंगे? वैसे ही। ठीक है, जब अशोक के शिलालेख मिले तो 1837 एडी में, भाई शिलालेख मिला तो कोई अध्ययन करने वाला ही नहीं था, तो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने ही इसको पढ़ने में महारत हासिल किया। ये उसमें ब्रिटिश सेना में अधिकारी थे, तो इन्होंने ही उसे पढ़ा और उसकी भाषा को इन्होंने जाना। ठीक है, इसकी भाषा को इन्होंने जाना।
तो ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को। चलिए इसके आगे हम चलते हैं। जैसे जब आप कोई चीज बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तो अब बेहतर होता हुआ ही जाएगा, ठीक है। बाकी ज्यादा ऐसा नहीं कि एकदम ब्रॉड पढ़ेंगे तभी पेपर से क्वेश्चन आएंगे या नहीं मिलेंगे बेहतर, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना बेहतर पढ़ेंगे उतना बेहतर आपको क्वेश्चन मैच करेंगे। तो हम चाहते हैं कि वो टॉपिक आप लोग पढ़ें जो बेहतर हो, ठीक है। दूसरा है नगनिका का शिलालेख। सेकंड है, यानी कि पहला जो है वह है नगनिका का शिलालेख, ठीक है। शिलालेख यह जो है तत्काल में नाने घाट महाराष्ट्र से प्राप्त किया गया है। महाराष्ट्र से प्राप्त किया गया है। यह शिलालेख, यह नाने घाट शिलालेख तत्काल में सातवाहन के राजा सातवाहन शासक सातकर्णी के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। किसके बारे में? सातवाहन शासक सातकर्णी के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। दूसरा है नासिक शिलालेख। ठीक है। नासिक शिलालेख यह जो है हमें नासिक गुफा महाराष्ट्र, नासिक गुफा महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है और यह हमें जानकारी गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में हमें जानकारी देता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या इलाहाबाद स्तंभ लेख इसे कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ लेख इसे कहा जाता है। यह यूपी इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। यूपी इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है, ठीक। इसमें उस समय समुद्रगुप्त के बारे में पूरी जानकारी देता है, ठीक है। और जानकारी में उनके गुण तथा संस्कृति, गुण एवं विचार भी कह सकते हैं उनके, हम विचार या कीर्ति विचार या कीर्ति के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। और यह पूर्णतः संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा में है और इसका लेखन हरिसेन ने करवाया था। हरिसेन ने करवाया था। किसका? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखन हरिसेन ने संस्कृत भाषा में करवाया था, जो कि हमें गुण एवं कीर्ति के बारे में, किसके? समुद्रगुप्त के जानकारी देता है, ठीक है। अगला है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल
अभिलेख। ठीक है, एहोल अभिलेख यह कर्नाटक से प्राप्त है, कर्नाटक से प्राप्त है तथा यह बादामी के राजा तात्कालिक पुलकेशिन द्वितीय पुलकेशिन सेकंड अर्थात द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें जानकारी देता है। और इस अभिलेख को लिखवाने का कार्य, इस अभिलेख को लिखवाने का कार्य रवि कीर्ति द्वारा किया गया था। रवि कीर्ति द्वारा लिखवाने का कार्य किया गया था, या हम कहें कि रवि कीर्ति ने लिखवाया था। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो रहा है। हाथी गुफा अभिलेख, नेक्स्ट हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, यह उदयगिरी उड़ीसा से प्राप्त है, उदयगिरी उड़ीसा राज्य से प्राप्त है। ठीक है, यह राजा खारवेल के बारे में हमें जानकारी देता है, यह हमें जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हमारे अभिलेख थे। ठीक है, जिनसे हमें कुछ प्रमुख जानकारियां प्रदान होती है, या राजा विशेष के बारे में, या उनके गुणों के बारे में, या उनके साम्राज्य के बारे में यह जानकारी हमें प्रदान होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम लोग इसके आगे। ठीक है, तो एक एक करके ऐसे हम लोग पढ़ते रहेंगे और एक एक करके आप लोग समझते रहें, जिससे आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बेस्ट देन ये रहेगा कि जितना आप लोग पढ़ें उसको रिवाइज करते रहें, जिससे भूले नहीं। क्योंकि ये आप लोगों ने कहानी भी सुनी होगी, करत करत अभ्यास से और जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। सोचिए, एक मामूली सी रस्सी एक पत्थर को बार बार रगड़ करके क्या करती है, काट देती है। तो आप किसी भी चीज को अगर आप अध्ययन लगातार 21 दिन तक करिए तो डेली रूटीन बन जाता है। लेकिन अगर किसी भी सब्जेक्ट को, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप मात्र 1 घंटा उसको दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर, उसको छोड़िए नहीं। अगर आपके सीक्वेंस टूटे तो यह कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, फिर दिक्कत ही रह जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।